Hello everyone, welcome to this channel. My name is Sakshi. Today I am going to discuss the section 3 of BNS. Friends, we have already discussed about the section 1 or section 2 and every interpretation clause of section 2 we have already completed. So you can check out. There is a 3 lecture series on that particular topic. So just go and check. Then after watch this video. So we are going to discuss section 3, which talks about journal explanation. So let's start the video. Section 3, journal explanation. Throughout this Sahita, every definition of an offense, every penal provisions, and every illustration of every such definition or penal provisions shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled Journal Exceptions. Though those exceptions are not repeated in such definition. Penal provision of illustration. Let's read in Hindi. सेक्शन 3 हमारा जो है BNS का वो साधारण स्पष्टीकरण की बात करता है. ये कहता है इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दांडिक उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत. यहाँ पर डेफिनेशन और दांडिक उपबंध और दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा या दांडिक उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया है. इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं so that we can understood what this section is saying. इस सेक्शन का हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषा अंतर्विष्ट है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु की शिशु ऐसी अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषा उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जानी है जिसमें यह उपबंध है कि कोई बात 7 वर्ष से कम आयु की शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है. इंग्लिश में देख लेते हैं. इलस्ट्रेशन हम इसका देख लेते हैं. The section in this Sahita which contain definition of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offence, but the definition are to be understood subject to the general exception, which provides that nothing shall be an offence which is done by a child under 7 years of age. तो यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह अभिव्यक्त जैसे किसी डेफिनेशन में ये कहा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसा अपराध नहीं कर सकता. किसी अपराध में ऐसा कहा गया है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता. ठीक है, मतलब वे धाराएं जिसमें अपराधों की परिभाषा अंतर्विष्ट है. इसमें इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई किस तरह से एक्सेप्शन में आ सकता है. जैसे किसी सेक्शन में ये बात की गई है कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता. तो किसी डेफिनेशन में ये कहा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो वो अपराध नहीं कहलाएगा. 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा एक सेक्शन में IPC में आपने पढ़ा होगा, आई थिंक डॉल के इनकैपेक्स में आता है. सेक्शन 82 था, आई थिंक 82 83, जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार चेक कर लेती हूँ. सेक्शन 82 ऑफ IPC
82 में है, यस। ओके, सेक्शन 82 में हमारे आईपीसी में दिया गया था 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। तो 7 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा कार्य करता है तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। तो उसी तरह से यहाँ पे डेफिनेशन समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो सेक्शन 3 में कही जा रही है बात कि इस संहिता में कोई भी इलस्ट्रेशन या कोई भी डेफिनेशन में जो बात कही गई है उसको फिर से रिपीट नहीं किया जाएगा किसी भी सेक्शन में, उसको वैसे ही समझा जाएगा। अब अगर ये एक बार कह दिया है डेफिनेशन में कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर अंडरस्टूड है कि हाँ ये चीज़ रूल एप्लीकेबल है पहले से। 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हम एक सेकेंड इलस्ट्रेशन इसका और देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। इलस्ट्रेशन बी है इसका ए, अ पुलिस ऑफिसर। ए जो कि पुलिस ऑफिसर है, विदाउट वारंट apprehends Z who has committed murder. Here A is not guilty of the offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. So इसमें देख लेते हैं हम हिंदी में एक बार क जो कि एक पुलिस अधिकारी है, ठीक है, वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ कैद दोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है। तो जो के है, जो पुलिस ऑफिसर है जिसने बिना वारंट के यह को गिरफ्तार किया है हत्या के लिए, वो दोष परिरोध का अपराधी नहीं माना जाएगा। दोष परिरोध होता है जब आप किसी को किडनैप कर लेते हो कहीं चारों ओर से, आप कहीं भी उसको जाने नहीं देते इधर उधर, तो आप दोष परिरोध एक तरह से करते हो। ये तब होता है जब आप इलीगली करते हो, बट यहाँ पे दोष परिरोध ये इनके अपराध का दोषी ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह ये को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था, क्योंकि इसकी वो ड्यूटी थी, और इसीलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे उसी साधारण अपवाद की बात की जा रही है जो सेक्शन 3 हम पढ़ रहे हैं अभी, जर्नल एक्सेप्शन, जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उससे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। तो यहाँ एक्सेप्शन विधि द्वारा आबद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को दोहराया नहीं जाएगा कि क्यों वो अपराधी, क्यों वो दोषी नहीं है। यहाँ पे जो सेक्शन है उसमें ये चीज़ें रिपीट नहीं की जाएंगी, आप वो चीज़ें अंडरस्टूड है ऑलरेडी। ओके, आई होप हम नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, क्लॉज 2 देख लेते हैं सेक्शन 3 का। एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता, ठीक है, एवरी एक्सप्रेशन जो इस संहिता में एक्सप्लेन की गई है, इज़ यूज इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता इन कन्फर्मिटी विथ द एक्सप्लेनेशन। प्रत्येक पद से मतलब है शब्द, ठीक है, प्रत्येक शब्द जिसे इस संहिता के किसी भाग में स्पष्ट किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। यानी जो भी शब्द इस संहिता में प्रयोग किए गए हैं या स्पष्ट किया गया है इस संहिता के प्रत्येक भाग में, यानी किसी भी पार्ट में, उस स्पष्टीकरण के अनुरूप समझाएगा, यानी कि उस स्पष्टीकरण के अनुसार ही समझा जाएगा। ओके, इसका सब सेक्शन 3 देख लेते हैं हम इसका सेक्शन 3 का। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ अ पर्सन्स
spouse, clerk, or servant on account of that person. It is in that person's possession within the meaning of this संहिता. जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है, यह माना जाएगा. तो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत कब्जे का मतलब क्या है? उस व्यक्ति के कब्जे में अगर कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कारण, यानी किसी व्यक्ति ने ही कोई व्यक्ति है उससे कनेक्टेड जो पर्सन है, जैसे कि उस व्यक्ति के पति, पत्नी, कोई भी हो सकता है, लिपिक या सेवक लास्ट में, तो उसके कब्जे में है, तो इसको माना जाएगा कि ये उस व्यक्ति के कब्जे में है. किस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के कारण है ये, उसी के कब्जे में माना जाएगा. स्पष्टीकरण इसका देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन. अ पर्सन एम्प्लॉयड temporarily or on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of subsection. Within the meaning of this subsection. यहाँ पे स्पष्टीकरण है. लिपिक या सेवक की हैसियत से स्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक, यानी लिपिक या सेवक के अंतर्गत कौन आता है? जो अस्थायी रूप से किसी विशिष्ट अवसर पर, यानी किसी विशेष ओकेजन पर नियोजित किया गया है. किसके द्वारा? कोई उसी व्यक्ति द्वारा. किसी व्यक्ति को टेम्परेरी किया गया है, विशिष्ट अवसर पर नियोजित किया गया, तो लिपिक या सेवक में आ सकता है. सॉरी. इसका सबसेक्शन 4 देख लेते हैं. इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन appears from the context, words which refer to acts done extend also to illegal omission. जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है. जब तक प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, मतलब अदरवाइज़ कुछ भी ऐसा अपोजिट नहीं आता, जब तक प्रतीत नहीं होता, तो इस संहिता में प्रत्येक भाग में किए गए कार्य, कोई भी कार्य किया गया है, कार्य मतलब जिसको हम अपराध मानते हैं, तो उस कार्य में इंक्लूड होगा क्या? उस कार्य का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार, यानी कि उस कार्य को एक्सपेंड किया जाएगा लोपों तक, यानी कि लोप मतलब ओमिशन. मैंने बताया था आपको पिछली की वीडियो में कि कार्य जो होते हैं, एक तो होता है कार्य, एक होता है ओमिशन. दोनों तरह से आप अपराध करते हो, तो इसका विस्तार जो कार्य का है वो लोप तक है. वो क्यों है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था. यदि आप कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो करने के लिए आप बाउंड हो लीगली, जिसको आपको करने के लिए कहा गया बट आप नहीं करते, और आपके उस कार्य ना करने की वजह से कोई अपराध होता है, तो वो अपराध माना जाएगा. जिस तरह से कोई कार्य हम करते हैं तो अपराध माना जाता है, उसी तरह से यहाँ पर लोप ओमिशन करने से अपराध होगा. तो ये है बोल रहा है कि कार्य का जो विस्तार है इस संहिता में कहीं भी किसी भाग पर, वो लोप पर भी होगा. ओके. अब हम इसका सबसेक्शन 5 देख लेते हैं. when a criminal act is done by several person in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. तो ये यहाँ पे अगर कॉमन इंटेंशन है सबकी,
और कोई भी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन करता है, कोई कार्य एक से अधिक व्यक्ति करते हैं, तो वो जो लाइबल है वो हर एक व्यक्ति इस तरह से होगा, मतलब जैसे किसी एक व्यक्ति ने वो कार्य किया है। इसको एक बार हिंदी में हम रीड कर लेते हैं। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, उन सबका कॉमन इंटेंशन, उस कॉमन इंटेंशन को ही अग्रसर कर रहे हैं, उसी की राह पर चलते हैं, अग्रसर करते हुए करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया। समझ रहे हो आप कि यहाँ पे अगर बहुत सारे व्यक्ति कॉमन इंटेंशन है उनका, वो सभी एक ही कार्य कर रहे हैं, अगर कोई मर्डर कर रहा है उनका कॉमन इंटेंशन है, तो वहाँ पे हर एक पर्सन को लाइबल माना जाएगा उस मर्डर के लिए, जैसे कि उस काम को किसी अकेले ही व्यक्ति ने किया होता तो वो लाइबल होता। तो वहाँ उस सभी को इक्वल पनिशमेंट होने वाली है। ओके, इसका सबसेक्शन 6 देख लेते हैं। वेन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय रीज़न ऑफ it's being done with a criminal knowledge or intention is done by several person, each of such person who joined in the act with such knowledge, जो उस knowledge के साथ और intention is liable for the act in the same manner as if it act were done by him alone with that knowledge or intention। तो हमारा जो सेक्शन 3 का सबसेक्शन जो 6 है वो कहता है, जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही अपराध है, मतलब वहाँ पे कोई आपको एक्ट, हाँ एक्ट हो तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आपको नॉलेज है उस अपराध की, ठीक है, आप मौन रहते हो, मतलब कुछ ना करना भी आपके लिए अपराध हो जाएगा। आपको आपराधिक ज्ञान है और आप इंटेंशन रखते हो, कहीं ना कहीं मैलिशियस इंटेंशन है आपकी, अच्छा ये मर जाए, और आप किसी को नहीं बताते हो, ना ही इन्फॉर्म करते हो, चुप रहते हो, तो वो भी एक तरह से आप उसका सहयोग कर रहे हो। तो जब कभी कोई सेक्शन 3 का सबसेक्शन 6, जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। ओके, इट्स क्लियर आई थिंक। जब कोई व्यक्ति है, अगर उसकी किसी को मारने की, जान से मारने का इरादा है, उसका इंटेंशन है, और उसको नॉलेज है कि हाँ इस कार्य से उसकी मृत्यु हो सकती है, और वो किए जाने कारण ही अपराध है, मतलब केवल उस नॉलेज में आना कि वो अपराध हो सकता है, वैसे कार्य से वो मर सकता है, और उसका ये इरादा कि हाँ वो चाहता है कि वो मर ही जाए, चाहे वो उसकी हेल्प फिज़िकली ना कर रहा हो, बट वो मौन है, चुप है, तो वो भी सेम तरह से लाइबल होगा उस अपराध के लिए, जैसे कि उस कार्य को उसने अकेले नहीं किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, वैसे ज़्यादातर तो सब मिलके ही करते हैं, फिज़िकली भी करते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला चुप रहता है, मौन रहता है, और वो साइलेंटली उनके साथ होता है, तो वो चीज़ें तो आप ऑब्वियसली कि वो भी उन्हीं के साथ माना जाएगा कि उसका आशय ज्ञान था उसका, और उसने भी उसकी पूरी तरह से हेल्प किया है, बिल्कुल इक्वली वो ट्रीट किया जाएगा उन्हीं की तरह इन फ्रंट ऑफ लॉ। ये माना जाएगा उसने अकेले नहीं उस ज्ञान और आशय से किया था कार्य को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 7 है, वेयर एवर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट
or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect, partly by an act and partly by an omission, is the same offense. लेट्स रीड इन हिंदी. जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाता है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है. अंशतः लोभ यानी आधा तो आप लोभ कर रहे हो. ओमिशन, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, जो कार्य आपको करने के लिए कहा गया पर आप नहीं करते हो, ओमिट कर देते हो, अवॉइड कर देते हो. उस कार्य को आपको करना था, आप बाउंड थे लीगली, बट आप उसको नहीं करते हो, दैट इज़ ओमिशन. तो यहाँ पे पार्टली ओमिशन हो जाएगा और पार्टली एक्ट हो जाएगा. तो क्या कहना चाह रहा है ये, जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा, ठीक है, किसी लोभ, कार्य और लोभ, किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना, यानी कार्य और लोभ द्वारा हम किसी को कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य से या लोभ से कोई ऐसा परिणाम आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसा परिणाम आ रहा है, ये कोई ऐसा परिणाम को कारित करने का प्रयत्न कर रहे हैं हम, ठीक है, या तो परिणाम आ रहा है या फिर प्रयत्न कर रहा है कि उससे परिणाम आए उस कार्य या लोभ से. वहाँ ये समझा जाता है कि उस परिणाम या का अंशतः कार्य और अंशतः लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है. यानी अगर आप आधा कार्य कर रहे हो और हाफ आप ओमिट कर रहे हो, ओमिशन कर रहे हो, तो वही अपराध कहलाएगा. अगर आप कोशिश भी कर रहे हो, सपोज़ दैट मैं चाहती हूँ कि एक ही मृत्यु हो जाए, तो ये मेरे लिए मेरा परिणाम है और मैं उसके लिए एक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ओमिशन कर रही हूँ, चाहे वो पार्टली हो या फिर कंप्लीटली हो, बट यहाँ पे पार्टली की बात की गई है. तो वो मेरा एक्ट करना और ओमिशन करना, चाहे मैं उस एक्ट को पूरा करूँ, मतलब उस एक का परिणाम मृत्यु आए या ना आए, अगर मैं उसको कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ परिणाम लाने की, या फिर मैं परिणाम करने के इरादे से ही कर रही हूँ, तो वो मेरा ऑफेंस, ठीक है, वही काउंट ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा. जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, आप उसमें इंटेंशन रखते हो किसी को मारने की, बट वो मरता नहीं है, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर में काउंट होता है. तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस. इवन आप थिंक करते हो किसी को मारने के, आप प्रिपरेशन करते हो और पता चल जाता है कि आपने प्रिपरेशन की है उसको मारने की, तो ये भी अपराध की कैटेगरी में आएगा. ओके, मैलिशियस इंटेंशन रखते हो. इलस्ट्रेशन क्या कहता है, हम सब सेक्शन देख चुके हैं इसका यहाँ तक, वो हम इलस्ट्रेशन को क्लियर करते हैं. इंटेंशनली कॉज ज़ेड्स डेथ, जेड की डेथ की जाती है इंटेंशनली, पार्टली बाय इलीगल ओमिशन, ओके, टू गिव जेड फूड. तो ये पार्टली ओमिशन है, जेड को फूड दिया जा रहा है. एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड हैज़ कमिटेड मर्डर. हिंदी में देख लेते हैं. ए अंशतः यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके और अंशतः यह को पीट कर शास्य यह की मृत्यु. यहाँ पे शास्य से मतलब आशय से है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा. शास्य का मतलब आशय. ये लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. शास्य यह की मृत्यु कारित करता है, कै की हत्या की है. तो यानी कै जो है वो अंशतः यह को भोजन देता है, ठीक है, कै ने यह को दिया भोजन, ठीक, देने का अवैध रूप से लोभ करके. भोजन देना था उसको, ठीक है, भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके, यानी कै की ड्यूटी थी यह को भोजन देना, बट उसने क्या किया, अवैध रूप से लोभ कर दिया, उसको भोजन नहीं दिया और अंशतः यह को पीटा, ठीक है. अब कोई भूखा है पहले से, आप उसको एक तो भोजन नहीं दे रहे हो और ऊपर से आप उसको पीट रहे हो, ठीक है.
तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने पहले एक तो उसको भोजन नहीं दिया, पार्टली हो गया ओमिशन, और सेकंड आप उसको पीट रहे हो, पार्टली हो गया आपका एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे शास्य ये है कि मृत्यु कारित करता है। यहाँ पे यह माना जाएगा कि यहाँ पे है शास्य, इंटेंशन है। आप क्योंकि उसको भोजन नहीं दे रहे हो, आप उसको पीट रहे हो, इट मीन्स आपकी इंटेंशन है यह को मारने की। ठीक है, यह की मृत्यु कारित कर देता है, कै ने हत्या की है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से इस इलस्ट्रेशन के बाद से। अब हम इसका जो है इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक और इलस्ट्रेशन है इसका, इलस्ट्रेशन से पहले हमारा जो है इस सेक्शन का सबसेक्शन 8 है हमारा, उसको देख लेते हैं। When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense. Okay, तो हिंदी में एक बार देख लेते हैं। जो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 8 है, ये बोलता है जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा, ठीक है, कोई अपराध कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें एक्ट जो है एक से ज़्यादा लग रहे हैं, कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो कोई अकेले कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उस कार्य में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए किए जाने में साक्ष्य सहयोग, ठीक है, सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है, यह कहा जाता है। तो इलस्ट्रेशन हमारा जो सब सेक्शन 8 है सेक्शन 3 का साफ कह रहा है कि आप जब कोई अपराध करते हो, ठीक है, तो आप उसमें कई कार्यों द्वारा करते हो, या तो अकेले कर रहे हो और बहुत सारे लोगों के साथ करते हो। तो मान लो किसी को हम पॉइज़न दे के मारना चाह रहे हैं, तो एक पर्सन तो जो है वो पॉइज़न लेके आ रहा है, ख़रीद के लेके आ रहा है, ठीक है। पहले एक ने प्लानिंग बनाई कि हम ए को किस तरह से मारेंगे, ठीक है। फिर दूसरे पर्सन ने ठीक है आइडिया, मतलब दूसरा पर्सन उस आइडिया पे काम करता है, वो लेके आता है उस आइडिया को कंप्लीट करने के लिए, वो पॉइज़न लेके आता है, ठीक है। थर्ड पर्सन जो है वो उस पॉइज़न को परोस के देता है, किसी खाने में डाल के देता है विद सेम इंटेंशन। ठीक है, यहाँ पे 3 लोग हैं क्योंकि तीनों ही अलग अलग एक्ट कर रहे हैं। एक तो आइडिया दे रहा है, एक परचेज़ करके लेके आ रहा है, एक उसको सर्व करके दे रहा है, खाने में मिलाकर दे रहा है पॉइज़न को। तो यहाँ पे जो तीनों हैं सहयोग से उस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, बट अलग अलग है उनका कार्य। तो यहाँ पे ये तीनों लायबल होंगे। तो साक्ष्य उनका इंटेंशन देखा जाएगा वहाँ पे, ठीक है, सहयोग करने का इंटेंशन, और वह उस अपराध को करता ही माना जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका जो है इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। A and B agree to murder Z by severally and at different times giving him small dose of poison. A and B admire the poison according to the agreement with intention to murder Z. Z dies from the effect. The several dose of poison so administered to him. Here, A and B intentionally cooperate in the commission of murder, and as each of them does an act by which the death is caused, they are both guilty of the offense, though their acts are separate. Okay. सो हमारा जो इलस्ट्रेशन है हम इसको देख लेते हैं हिंदी में एक बार। सॉरी।
ए और खे पर सॉरी के और खे यानी क और ख पृथक पृथक रूप से और भिन्न समयों पर अलग अलग समय पर, ठीक है, और अलग अलग रूप में यह को विष की छोटी छोटी मात्रा देकर उसकी हत्या करने के सहमत होते हैं। तो उन्होंने पहले तो उन्होंने सहमति जताई कि हाँ हम उसको अलग अलग टाइम पर इतने इतने पॉइज़न देंगे, छोटी छोटी मात्रा देंगे, ठीक है। और अब उसके बाद जो है क और ख यह की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार विष देते हैं। अब वो विष दे भी रहे हैं, ठीक है। यह इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के इसके प्रभाव से मर जाता है, वो मर भी जाता है। यहाँ क और ख हत्या करने में साक्ष्य सहयोग करते हैं और उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है। वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक हैं। चाहे उन्होंने कार्य पृथक किया हो बट उनका जो इंटेंशन था वो सेम था, तो वो एक ही अपराध के दोषी माने जाएंगे, ठीक है। आई होप कि गाइस इतना आपको क्लियर हो गया। आई डोंट थिंक कि मुझे ये और इलस्ट्रेशन आपको समझाने की ज़रूरत है या रीड करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है तो आप इसको रीड कर सकते हो सिंपली, बट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कैदी वाला एग्जांपल है, ठीक है, कि एक कैदी होता है, उसको बारी बारी से समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण बाहर रखता है। मतलब कोई जो जेलर होते हैं ना, वो ए और ख ये की मृत्यु कार्य करते हैं, तो वहाँ ए और ख बारी बारी से उसको मारते हैं। यहाँ चलो पढ़ ही लेते हैं। ए और ख संयुक्त जेलर है, ठीक है, और अपनी उस हैसियत में वे एक कैदी यह का बारी बारी से एक समय से 6 घंटे के लिए संरक्षण बाहर रखते हैं। क और ख ये की मृत्यु कारित करने के आशय से उनका इंटेंशन है यह को उस परियोजन के से भोजन देने का अवैध रूप से लोप करते हैं। यहाँ पे ओमिशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे वो जो दोनों जेलर हैं वो उसको ओमिशन करते हैं, लोप करते हैं, उसे भोजन नहीं देते इस आशय से कि उसकी मृत्यु हो जाए। प्रत्येक अपने हाजिरी काल के दौरान यह को भोजन देने की लोप करके वह परिणाम अवैध रूप से कार्य करने में जानबूझकर सहयोग करता है। यह भूखे से मर जाता है। क और ख दोनों ही हत्या के दोषी हैं, ठीक है। यहाँ पे जेलर हत्या के दोषी कहलाएंगे। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, एक जेलर एक कैदी का संरक्षण बाहर संभालता है। यहाँ पे वही सेम है, आप देख लीजिएगा इनको। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट clause. Next subsection of section 3, subsection 9, where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offenses by means of the act. सबसेक्शन 9 हमारा कहता है जहाँ कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, जहाँ कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए, ठीक है, वो आपराधिक कार्य को करने में लगे हैं या संबंध है या फिर उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ वह उस कार्य के आधार पर भिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। कोई तो व्यक्ति है, कुछ ऐसे क्राइम है जिसमें कोई व्यक्ति उस अपराध में या तो करने में लगा हुआ है या फिर उससे संबंधित है, तो वहाँ पे अलग अलग उनके कार्यों के हिसाब से उनको अलग अलग अपराधों के दोषी ठहराया जा सकता है। मतलब वो अलग अलग अपराध के लिए दोषी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही अपराध के लिए दोषी हो, कुछ ऐसे क्राइम में हो सकता है ऐसा। उनका एक्ट देखा जाएगा, उनकी इंटेंशन देखी जाएगी, उनकी नॉलेज देखी जाएगी, तो हम सारी सर्कमस्टेंसेस देख करके उनकी जो है पनिशमेंट को डिसाइड करेंगे। इसका इलस्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं सबसेक्शन 9 का। A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide, not amounting to murder, be having ill will towards Z, ठीक है,
and intention to kill him, and not having been subject to the provocation, assists A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only for culpable homicide. तो यहाँ पे जो है दोनों ही अलग अलग अपराध के लिए, मतलब दोनों ही एक्ट तो एक ही करे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग अपराध के लिए दंडित किए जाएंगे। एक बार हिंदी में हम देख लेते हैं। दृष्टांत के गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थिति के अधीन यह पर आक्रमण करता है। ठीक है, के जो ये क है वो गंभीर प्रकोपन में है। प्रकोपन मतलब आप किसी को उकसा रहे हो, कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो या एब्यूज़ कर रहे हो जिससे कि वो एकदम से भड़क जाए और आप पर अटैक करे। ठीक है, तो यहाँ पे के उसी जो क है उसी पोजीशन में है, उसे गंभीर रूप से प्रकोपन में है वो। ठीक है, और वो इसी उसमें के यह पर आक्रमण कर देता है। यह का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यह कह ने जो अटैक किया है यह पर, ठीक है, वो है कल्पेबल होमिसाइड। ओके, जिसको बोलते हैं हिंदी में आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता। ठीक है, जो मर्डर नहीं कहलाएगा। ये एक तरह से मर्डर का एक्सेप्शन है। आपने आईपीसी पढ़ी होगी, उसमें आपने सेक्शन 300 पढ़ा होगा, 302, और आपने सेक्शन 299 पढ़ा होगा, क्योंकि सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है और जो सेक्शन 300 है वो मर्डर की बात करता है। 302 जो है उसकी पनिशमेंट की बात करता है मर्डर की। ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको अलग से डिफ्रेंशिएट की गई हैं। तो हाँ, यहाँ पे उसी अपराध का जो है एग्जाम्पल देते हुए कहा जा रहा है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। ठीक है, जो खा है, ख जो ये से वैमनस्य रखता है, यानी कि उसका मेलिशियस इंटेंशन है, वो उसको मारना ही चाहता है, उसका मेलिशियस इंटेंशन है। ठीक है, मेलिशियस वैमनस्य रखता है, यानी कि उससे जेलसी है, उसको कुछ बदला लेने का कुछ ऐसा भावना है, तो उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के अधीन न होते हुए। तो यहाँ पे ये प्रकोपन में बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यह का वध करने में कै की सहायता करता है। ठीक है, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे अब पड़ोसी को ले लो। कभी होता है ना, आपकी भी हुई होगी, पड़ोसियों में लड़ाई होती है जैसे, तो यहाँ पे जो है आपका पड़ोसी है, ठीक है, और आप हैं, आप में और आपके पड़ोसी में जम के लड़ाई हो रही है, एकदम जम के, जिसे कहते हैं बढ़िया तरह से। वहीं पर आपके पड़ोसी का जो पड़ोसी है, ठीक है, उसको आपसे जेलसी है, कुछ ऐसा है, मतलब आपका पड़ोसी तो ख़राब नहीं है, वो बस एक प्रकोपन में आ गया है, क्योंकि आपने उसे कुछ ऐसी बात कह दी तो बेचारे को दिल पे लग गई, तो वो प्रकोपन में आ गया, तो उसने आप पर अटैक कर दिया, जाने अनजाने में कर दिया। उसका ऐसा कोई मारने का इरादा नहीं था, लेकिन जो बीच में जो पड़ोसी का पड़ोसी आ गया, जिसका मैलिशियस इंटेंशन है, जो आपको बहुत सालों से आपसे चिढ़ा हुआ है, पूरा जला हुआ है, और ये चाह रहा है कि भाई कब मौका मिले कि वो अपना हाथ साफ कर ले आप पे। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो भी खड़ा है इस लड़ाई में, वो देख रहा है। ठीक है, कुछ अनबन हुई तो उस क्या करता है वो, मान लो उसके हाथ में कुछ नहीं है इस टाइम, लेकिन वो आप पे अटैक कर रहा है। ठीक है, और तो ये जो है ये क्या करता है, पीछे से उसको वो ला के दे देता है डंडा या फिर गन मान लो। ठीक है, वो उसकी इनडायरेक्टली ये चाहता है, इस इरादे से इसको ला के देता है, हेल्प करता है। तो उनका इससे क्या मार रहे हो, इससे क्या चोट लगेगी, ये लो उसको, मतलब गुस्से में, और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसने लिया डंडा, उठा के बिल्कुल आपके सिर पे दे मारा, और आप वहीं पर आपका काम ख़त्म। तो यहाँ पे गिल्टी कौन होगा मर्डर के लिए? ये व्यक्ति होगा जो आपके पड़ोसी का पड़ोसी है। इस व्यक्ति का तो जो आपका पड़ोसी है, इसका तो इरादा ही नहीं था आपको मारने का। ठीक है,
वो तो शायद मार भी नहीं सकता अगर ये डंडा या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसको प्रोवाइड ना करता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको हम मर्डर के लिए लाइबल मानेंगे, इसको हम मानेंगे, इसको भी, ये भी लाइबल है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाएगा। ये आपराधिक मानव वध में आएगा, कल्पेबल होमिसाइड में, जो कि मर्डर में काउंट नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जब आप इस, जिस तरह से मैंने आपको समझाया, आप जब वो सेक्शन आईपीसी का जो सेक्शन 299 है और सेक्शन 300 है, जब उसको आप कंपेयर करके पढ़ोगे ना उसको डीपली में, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी वो उस सेक्शन को समझने के लिए, क्योंकि वो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इस बीएनएस में पढ़ रहे हैं तो उसका सेक्शन अलग हो गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे उसको आगे। अभी हम यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। तो यहाँ जहाँ यद्यपि कै और खे दोनों यह की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, यहाँ पे दोनों व्यक्ति उसकी मृत्यु कारित करने में लगे हैं, ये माना जा रहा है। ये हत्या का दोषी है और कै केवल आपराधिक मानववध का। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई है यहाँ पे इलस्ट्रेशन। अब हम इसका जो है गाइस, हम यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम चैप्टर जो 2 है, हम उसका चैप्टर 2 को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगी उस चीज़ का। कहीं भी अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं कोशिश करूँगी उसको क्लियर करने की। सो दैट्स ऑल। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।